एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप फॉर पीसीएस में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पीसीएस की परीक्षाओं में और आपके यूज़फुल रहेंगे आने वाली वीओ की परीक्षा और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू कर। तो देखिए, जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है ए, अब जितना है उसका दुगना, बी, अब जितना है उसका 4 गुना, सी, अब जितना है उसका चौथा भाग, या डी, अब जितना है उसका आधा भाग। तो देखिए, जो सूत्र होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आपका जो F है यानी बल है वो आपके r मतलब दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो आपके व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या होगा, अगर आपका r बढ़ेगा तो आपका F घटेगा। तो अगर हम यहाँ पे r को दुगना कर देंगे तो F का मान कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। वो अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। किसी वस्तु का भार ए पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है, बी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, सी ध्रुवों पर निम्नतम होता है, या डी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो हमारा जो भार होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो करता है आपके गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा भार उसका कहाँ होगा? जहाँ सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो सबसे ज़्यादा भार उसका कहाँ होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर आपका ये आपकी पृथ्वी है, जैसे ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। तो यहाँ पर वस्तु का भार सबसे ज़्यादा प्रतीत होगा। तो इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की गेंद जिसका भार पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है तो अंतरिक्ष में भार होगा। एक लोहे की गेंद है जिसका भार पृथ्वी पर तो 10 किलोग्राम है, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? ए 10 किलोग्राम से कम, बी 10 किलोग्राम से अधिक, सी ठीक 10 किलोग्राम, या डी 0 किलोग्राम। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका जो भार होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर डिपेंड करता है। तो अंतरिक्ष में क्या आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? वहाँ पर आपका होता है 0। तो किसी पिंड का भार वहाँ पर कितना महसूस होगा? वो आपको होगा 0। तो इसका डी आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। जो आपका रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अवोगाद्रो अवधारणा, बी ऊर्जा संरक्षण, सी संवेग संरक्षण, या डी बर्नौली सिद्धांत। तो देखिए, आपका जो रॉकेट है वो कौन से सिद्धांत पर काम करेगा? वो करेगा आपके संवेग संरक्षण के, यानी सी पे काम करेगा, मतलब संवेग संरक्षण पर काम करेगा। कैसे काम करेगा? ये देखिए, संवेग का जो सूत्र होता है आपका वो क्या तो देखिए, आपका जो संवेग का सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यह आपका संवेग का सूत्र होता है। तो जैसे कि हमारी कोई रॉकेट है तो वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? वो आपकी करती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। लेकिन कैसे कार्य करती है? वो आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इसका उड़ने से पहले जो द्रव्यमान गुणा वेग है, तो वेग का मान यहाँ पर 0 है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये उड़ नहीं रही है। जब ये उड़ना स्टार्ट करेगी तो धीरे धीरे इसका जो फ्यूल है वो नीचे से इसके बर्न होकर निकलता जाएगा गैसेस के रूप में। तो इसका द्रव्यमान कम होता जाएगा और इसका वेग बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो संवेग होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसका जो संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करती है आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ए रैखिक संवेग संरक्षण, बी कोणीय संवेग संरक्षण, सी ऊर्जा संरक्षण,
या डी द्रव्यमान संरक्षण। जो हमारा जेट इंजन है वो भी एक रॉकेट की तरह कार्य करता है, लेकिन वो कौन से संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, रैखिक पर या कोणीय पर। तो देखिए जेट इंजन आपका सीधा जाता है आपका, तो ये कैसा है, रैखिक है, ये आपका रैखिक है आपका, ये लीनियर है ये, तो ये आपका फर्स्ट वाला सही हो जाता है। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका जेट इंजन कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। जेट हवाई यान नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है। देखिए होता क्या है, ये आपका जो जितने भी प्लेन होते हैं तो ये कहाँ उड़ते हैं, ये पृथ्वी के कौन से क्षेत्र में उड़ते हैं, ये उड़ते हैं आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं ये आपके। तो वहीं क्यों उड़ते हैं ये आपके, तो इसके नीचे आपके दो दे रखे हैं, एक दे रखा है आपका फर्स्ट वाला, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, और दूसरा है नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबरूपी हवाएं नहीं चलती। हाँ, तो इसमें से कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या और चौथा ना तो एक सही है और ना तो दूसरा सही है। अब देखिए होता क्या है कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है ये आपके बादलों के ऊपर का क्षेत्र होता है। तो ये आपके जब बादलों के ऊपर का क्षेत्र होता है तो इसमें ना ही बादल होता है ना ही पानी की वाष्प होती है, तो जो प्लेन हमारा जा रहा होता है तो उसके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है इसके विजुलाइजेशन में। दूसरा है नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबरूपी हवाएं नहीं चलती। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है, उसमें लंबरूपी हवाएं नहीं चलती हैं। तो जो आपका प्लेन उड़ रहा है उसे किसी भी तरीके के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये आदर्श कंडीशन है किसी भी प्लेन को उड़ने के लिए। तो ये दोनों ही सही हो जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जाती हैं। तो अब आगे देखते हैं हम 62 की तरफ बढ़ते हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। ए, बम के ठीक ऊपर, बी, बम गिरने के स्थान से आगे, सी, बम गिरने के स्थान से पीछे, डी, आगे या पीछे, ये उसकी गति पर निर्भर करता है। तो देखिए जैसे कोई प्लेन जा रहा है आपका, तो अगर हम उससे कोई बम फेंकें तो जब तक ड्रॉप होगा आपका नीचे तो तब तक क्या होगा, ये बिल्कुल बम के ठीक ऊपर इसकी स्थिति होगी, इसकी स्थिति बिल्कुल बम के ऊपर ही होगी। तो आपका ए सही हो जाता है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। ए, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, बी, ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, सी, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, डी, ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है, आपका इसमें हो जाता है आपका ए आंसर ठीक। जो प्रेशर कुकर का उच्चतम ताप है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आपका करेगा जो उसके, आपने देखा होगा उसके जो लिड में एक, जहाँ पर हम उसका वेट रखते हैं वहाँ पर एक होल होता है उसमें, तो उसके क्षेत्रफल पर और उस पर रखे गए वजन के ऊपर। तो ये उसके उच्चतम ताप के लिए इस पर डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। ए, वायु दाब में कमी के कारण, बी, वायु दाब में वृद्धि के कारण, सी, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या डी, अत्यधिक भार के कारण। तो देखिए क्या होगा, कहाँ उड़ता है प्लेन, आसमान में, तो वहाँ पर जो वायु दाब है वो बहुत ही कम होता है, आपका वायु दाब कम होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर नहीं होता इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक एयर का, तो वायु दाब कम होता है वहाँ पे आपका। तो जो पेन की स्याही है आपकी, वो वाली पेन की बात करें, यहाँ पर फाउंटेन पेन की बात करें, ना कि आज जो पेन्स आती हैं बॉल पेन की बात नहीं कर रहे हैं, ये फाउंटेन पेन की बात कर रहे हैं। तो जो आपकी पेन है, पेन के अंदर जो आपका एक लिक्विड भरा हुआ है या उसकी इंक भरी हुई है आपकी, तो जब क्या होगा, वायु दाब की कमी हो जाएगी ऊपर जाने के कारण, तो वो निकलना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक जो वेट कार्य कर रहा था, उसके ऊपर जो
वो उसके ऊपर से अब हट चुका है, तो क्या होगा, उसके वो स्पेल करना शुरू हो जाएगी या वो फैलना शुरू हो जाएगी। तो इसका ए आंसर सही हो जाता है वायु दाब में कमी के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 58 की तरफ। यदि 100 ग्राम चीनी के आधा लीटर पानी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। एक चीनी का घोल है, 100 ग्राम तो उसमें वाटर है, 100 ग्राम तो उसमें चीनी है, मतलब शुगर 100 ग्राम्स, और जो आपका वाटर है वो है आपका हाफ लीटर। तो ये आपका, अगर इन दोनों को मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए। अब ये असंतृप्त चीनी का घोल क्या होता है? असंतृप्त चीनी के घोल का तात्पर्य ये है कि जब दोनों को हम मिला रहे हैं तो उसमें इतनी गुंजाइश रहे कि उसमें और चीनी डालने की भी संभावना रहे। संतृप्त घोल वो होता है जब उसमें और ज़्यादा जो आप डाल रहे हैं उसमें, जब उसमें डालें तो वो मिले ही ना, मतलब जैसे उसमें आप और चीनी डाल रहे हैं तो वो उसके अंदर मिले ही नहीं उसके बाद, तो वो एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, इतनी संभावना है कि और चीनी डाली जा सके। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई घोल तैयार किया जाए तो उसमें से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ए द्रव्यमान, बी घनत्व, सी सांद्रता या डी आपका आयतन। अब देखिए द्रव्यमान के ऊपर बात करते हैं, तो जब चीनी डाली जा रही है आधा लीटर पानी में 100 ग्राम, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो द्रव्यमान आपका चेंज हो जाएगा। बी है आपका घनत्व, डेंसिटी। अब चीनी की डेंसिटी, पानी की जो डेंसिटी है, जब उसमें चीनी मिल जाएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। सांद्रता, सांद्रता मतलब उसका कंसंट्रेशन। तो सांद्रता जो होती है आपकी, तो जब आप उसमें चीनी मिलाएंगे, किसी भी चीज़ में चीनी मिलाएंगे तो उसमें गाढ़ापन तो आएगा ही, तो उसका वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो ये भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन जो नहीं चेंज होगा वो है उसका आयतन। उसका आयतन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जितना वॉल्यूम उसका चीनी मिलाने से पहले था उतना वॉल्यूम उसका चीनी मिलाने के बाद हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर जो पानी है, उनके जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसमें चीनी के मॉलिक्यूल्स उसके बीच में आ जाएंगे तो उसके बीच में वो एडजस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें जो आपका क्या कहते हैं, पानी में और चीनी में जो मिलाने के बाद आयतन है वो चेंज नहीं होगा, बाकी सारी की सारी राशियाँ चेंज हो जाएंगी। तो आपका डी सही हो जाता है, आयतन चेंज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 59। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ जो होती हैं आपकी, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती हैं जिसमें ये नीचे एक लोलक लटका होता है, वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ए गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसमें से सही आंसर होना चाहिए आपका सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो इकाई दोलन का लगा हुआ समय ही बढ़ जाता है। देखिए अब गर्मी है, गर्मी में जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा, तो चीज़ें ना फैलना शुरू हो जाती हैं, आयतन ये प्रसार होना शुरू हो जाता है उसमें। तो लोलक का जो ऊपर का जो एक तरीके से उसे टांगने वाला जो धागा है या उसका कुछ भी कह लीजिए रॉड है, उसमें भी आयतनीय प्रसार हो जाता है और उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे जो लोलक का समय है वो इकाई दोलन का समय बढ़ जाता है। जितना पहले था, पहले वो शॉर्ट था तो ये जल्दी से अपनी ये दूरी कवर कर लेता था, लेकिन जब अब ये बड़ा हो गया है तो इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ज़्यादा, तो इसलिए लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 60। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या डी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? जब कोई पानी में आप किसी बाल्टी को भर कर उसे ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होना चाहिए? उसमें ये महसूस होना चाहिए कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के
विपरीत कार्य कर रही है जिससे उसका भार जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा हमें, तो वो पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। तो ए आपका सही हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। एक व्यक्ति जिसका भार 62 किग्रा है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किग्रा है, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो देखिए, हाँ, पृथ्वी पर अगर उसका भार 62 किग्रा है तो ऑब्वियस सी बात है चंद्रमा पर उसका भार 10 किलोग्राम होगा। वो क्यों होगा उसका भार? क्योंकि जो चंद्रमा पर आपका गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान के 1/6 होता है। तो अगर आप 62/6 करेंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 से जब इसको काटेंगे हम तो लगभग 10 किलोग्राम आ जाएगा आपका। तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? अंतरिक्ष में उसका भार 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो जो व्यक्ति का या पिंड का जो भार है वो वहाँ पर भी 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? ए, पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। बी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा घट जाती है। सी, पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहते हैं। या डी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो जैसे कि हमें पहले से पता है कि जो आपका भार होता है वो आपके पिंड के गुरुत्वाकर्षण के मान पर डिपेंड करता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण मान ज़्यादा है चंद्रमा की अपेक्षा। अगर हम वहाँ से कोई पिंड लेकर आ रहे हैं तो उसका भार तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। तो ये डी सही हो जाता है। तो मात्रा तो अपरिवर्तित ही रहेगी ना, मतलब उसमें ये थोड़ी है कि वहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर आके उसका साइज कुछ चेंज हो जाएगा। साइज चेंज नहीं होगा, उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण मान की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? ए, उसका भार बढ़ जाता है। बी, उसका भार घट जाता है। सी, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। या डी, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण मान है वो पृथ्वी से कम है, तो क्या होगा, वहाँ पर उसका जाकर भार घट जाएगा आपका। तो इसका बी सही हो जाता है। चलिए 57 की तरफ बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ए, आयतन। बी, भार। सी, द्रव्यमान। या डी, घनत्व। अब देखिए, आप वस्तु की मात्रा चेंज कर रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर कुछ भी है, कोई भी ले लीजिए आप यहाँ पर एक वुड का पीस ले लीजिए, मतलब लकड़ी ले लीजिए, है ना। तो आप उसकी मात्रा घटा रहे हैं या आप उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहला है आपका आयतन, तो आपका आयतन भी चेंज हो जाएगा। दूसरा आपका भार, हाँ, उसका भार भी चेंज हो जाएगा, भारी हो जाएगा या फिर वो कम भार का हो जाएगा। सी है आपका द्रव्यमान, उसके अंदर जो एटम्स की संख्या है वो भी आपकी कम बढ़ हो जाएगी। लेकिन जो नहीं चेंज होगा वो है आपका घनत्व। घनत्व नहीं चेंज होगा, चाहे आप उसको कम कर दें चाहे आप उसको बढ़ा दें, तो उसके अंदर घनत्व में उसके कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो हम यहीं बाइंड अप करते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें रीइंफोर्समेंट मिलता रहे और हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।